अब सबसे बड़ा चुनाव जो है वो यूपी में है। योगी आदित्यनाथ ने तो बाकायदा प्रचार भी शुरू कर दिया है। ये वीडियो देखिए, बनारस में योगी आदित्यनाथ की समरसता रैली का वीडियो है और दूसरा इटावा का वीडियो है। वो हर जनपद में जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं। सवाल है कि यही खबर आप दिखा देंगे तो आपके साथ नाराजगी बढ़ जाएगी, लेकिन ये सच्चाई है। आज बनारस में समरसता मतलब दलित समाज को नज़दीक लाने के लिए ये रैली निकाली गई थी। अब देखिए इसमें जनता कहाँ है, और ये उस समय का वीडियो है जब योगी आदित्यनाथ बाकायदा भाषण दे रहे हैं। इसी तरह 2 दिन पहले भी इटावा में उनकी रैली हुई थी, वहाँ भी लोग नहीं थे। तो भीड़ नहीं जुट रही है, लोग आ नहीं रहे हैं। वहीं संसद में आज समाजवादी पार्टी ने फिर राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। जो अयोध्या के सांसद हैं वो खुद दान पेटी लेकर गए और कहें कि यह तो खाली है। वही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद उस दान पेटी में पैसा डालते हुए नजर आए। यूपी में लगातार सड़कें खाली हैं, टूट रही है। बरेली हो, कानपुर हो, आपने देखा कि जो गंगा एक्सप्रेस भी है उसमें पैच पड़ा। जो मेरठ से जो इलाहाबाद तक जा रही गंगा एक्सप्रेस उसमें पैच पड़ा। उसके बाद दिल्ली से जो देहरादून जा रही सड़क उसमें पैच पड़ा। तो ये तमाम खबरें जो हैं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। और यूपी में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 42 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को। यूपी बड़ा राज्य है और यूपी में मामला बिगड़ सकता है। ये तस्वीर देखिए, 10 छात्रों को सीजीपी प्रोटेस्ट की वजह से जेल में भेजा गया है। इसमें एक दलित छात्र है, मुस्लिम छात्र है, बाकी ओबीसी समाज, यादव समाज के छात्र हैं। तो लगातार यूपी में जातिवाद के आरोप लग रहे हैं। आईएएस रिंकू सिंह पर इसी तरह के उनका अपमान किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये भी खबर कल भारत समाचार ने दिया है। और यूपी में खबर कवर करना आसान नहीं है। सोचिए, सबसे पहले एक प्रशांत कनौजिया जो दलित समाज से आते थे, उनको यूपी पुलिस ने उठा लिया था, उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। यूपी में पत्रकारों पर एफआईआर कराना दुनिया का सबसे आसान काम है, जो सरकार से सवाल पूछते हैं। उसके बाद प्रशांत कनौजिया ने पत्रकारिता छोड़ दी, अब वो राजनीति में है। उसके बाद एक नमक रोटी की खबर दिखाने वाले ओबीसी समाज के पत्रकार पर एफआईआर हुआ था। वो तो अब दुनिया छोड़ चुके हैं, वो दुनिया में अब नहीं है। अभी ये अभिषेक उपाध्याय लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर खबर दिखा रहे थे, इन पर भी एक एफआईआर हुआ है। अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि हमें तो एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जा रही है। तो यूपी में इस लेवल का खेल चल रहा है, लेकिन 27 का चुनाव जो है वो क्रूशियल चुनाव है। वहीं लगातार अधिकारियों की तैनाती हो रही है। सोचिए, यूपी में अखिलेश यादव पर 56 एसडीएम का आरोप लगा था कि यादव बन गए हैं, वो झूठ खबर थी। अनुराग ठाकुर ने, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने फिर संसद में इस मामले को उठाया, जिसके बाद ठाकुर समाज के भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ये खबर जो है वो गलत है। वहीं लगातार यूपी में आप देखेंगे तो जो बड़े पदों पर चंद्रशेखर आजाद ने इससे पहले भी सरकार से सवाल पूछा था कि आप हमें बताएं कि कितने डीएम, कितने एसएसपी, एसडीएम जो हैं वो बीकर सेक्शन के हैं, एससी एसटी ओबीसी सेक्शन के हैं, ये हमें जानकारी दे। पता नहीं उनको जानकारी मिली या नहीं मिली। तो चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी यूपी में फंसती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की रैली में जो उनके स्टार प्रचारक हैं, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही। इसका मतलब है कि यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे ही यूपी मान्यवर कांसीराम साहब का वहाँ बहुत सामाजिक आंदोलन किया हुआ है। सपा बसपा सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस की लड़ाई को लेकर वहाँ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों में चेतना है, और इसलिए बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। संसद में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। सीजेपी के प्रोटेस्ट ने बीजेपी के लिए चिंता का भी खड़ा कर दिया है। भले राइट विंग के जो समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो गाली गलौज करें, आरक्षण के खिलाफ कैंपेन चलाएं, उसके बाद लोगों को मारने पीटने की घटनाओं को अंजाम दें, जो संघ समर्थित लोग हैं या जो
हिंदू राष्ट्र के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से इस तमाम खबरें सामने आ रही है, लेकिन जो जेनजी है, जो युवा है, वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से किसान जो है वो लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, ये सबसे बड़ी खबर है। पेपर लीक के खिलाफ तो आज रांची में भी प्रदर्शन हुआ है। तो पूरे देश में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और अब सरकारों के लिए चेतने का समय है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वो सबसे ज़्यादा निशाने पर है, सबसे ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार गठबंधन में झारखंड में है, उसके बाद केरल में उनकी सरकार है, उसके बाद तेलंगाना में सरकार है और हिमाचल में सरकार है। तो बाकी लगभग राज्यों में जो है वो बीजेपी के गठबंधन की ही सरकार चल रही है, इसलिए बीजेपी से सबसे अच्छा कर्नाटक में भी एक कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस जो है कर्नाटक में है, केरल में है 2, हिमाचल में है 3 और झारखंड में गठबंधन में 4 राज्यों में सरकार है। तो वहाँ भी जो है छात्र एकजुट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बीजेपी के लिए यूपी, बिहार में जिस तरह से 47 से गोली चला, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और योगी आदित्यनाथ की रैलियों में इस तरह से कुर्सी खाली रहना ये दिखाता है कि किस तरह से उनका समर्थन घटा है। हाँ, ये अलग बात है कि टीवी अखबार पर एक खबरें नहीं चलेंगी, इसलिए अखिलेश यादव ने आज टीवी अखबार के लिए एक लंबा पोस्ट लिखा है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि अब ये जो पाउडर और क्रीम वाले पत्रकार हैं ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जन सरोकार का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अब जो लोकल फॉर वोकल, वो लोकल पत्रकार जो मोबाइल लेकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गमछे से अपना पसीना पोंछ रहे हैं, वो ज़्यादा कारगर हो रहे हैं। तो सोचिए मध्य प्रदेश में भोपाल में किसान जो है वो सड़क पर डट गए हैं, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि अमित शाह को संसद में आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। एक मामला तो और लेना का देना पड़ गया है। ये बात साफ हो गई है कि दिल्ली में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, डंडे चले, लाठी, आंसू गैस के गोले चले हैं। अब इसको लेकर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या ये गृह मंत्री के आदेश से हुआ है, क्या गृह मंत्री ने आदेश दिया। बीजेपी कह रही है कि गोली चली ही नहीं, लेकिन बात पैलेट गन की हो रही है, गोली की नहीं हो रही है। पैलेट गन चलने की बात हो रही है, उसके तमाम सबूत, डॉक्टर की रिपोर्ट्स जो है वो दिखाई जा रही है। राहुल गांधी ने एक जो पीड़ित है उसके साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर अमित शाह गिल्टी नहीं है तो वो संसद में क्यों नहीं आ रहे, हमें इस्तीफा चाहिए अमित शाह का। तो ये एक बड़ा मसला है। वहीं सीजेपी जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने कहा है कि जिस तरह से स्टूडेंट को हैरेस किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में हम फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं E20 को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अलग ही मोर्चा खोल दिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने 30 कंपनियों को खत लिखा है कि क्या E20 से एवरेज गिरता है। फिलहाल नितिन गडकरी ने पल्ला झाड़ दिया कि मेरा E20 से कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा वो बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए कि इससे जुड़े वीडियो को हटाया जाए। तो सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस के जो इंस्टा का हैंडल है उसको भी हटा दिया गया है। तो धीरे धीरे ही सही सरकार तमाम कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि 12 साल से टीवी अखबार सरकार के साथ है, सोशल मीडिया पर भी पूरा कंट्रोल है, उसके बावजूद लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज के समय में आप खबरों को नहीं रोक सकते हैं। ज़रूरत है कि सरकार जो वादे की हैं वो पूरा करे, चाहे वो बुलेट ट्रेन का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। और जिस तरह से उनके लोग लगातार, सोचिए एक खबर आई है, वो इथेनॉल से जुड़ी हुई खबर है और ये खबर कोई आम आदमी ने नहीं किया है। मिलिंद खांडेकर हैं जो आज तक ग्रुप में डिजिटल के हेड हैं, कि किस तरह से चावल की वजह से, मैं पूरी खबर पढ़ के सुनाऊंगा, आप सन्न रह जाएंगे कि इथेनॉल के फेर में क्या खबर चल रही है। तो इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार दबाई जाती हैं, लेकिन खबरें दबाने से समस्या का समाधान तो नहीं है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी खबर है। और ये खांडेकर ने ट्वीट किया है, उन्होंने बाकायदा इसको लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की जो तमाम खबरें हैं वो अपने आप में बड़ी खबरें हैं और उससे आपको पता चल जाएगा
कि किस तरह से देश में तमाम खबरें जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, और तमाम कोशिश के बावजूद इस तरह की खबरों को आप नहीं रोक सकते हैं। इथेनॉल कैसे चावल से बनता है और कैसे एफसीआई ने सस्ता चावल महंगा चावल खरीद के सस्ता चावल को बेचा, और उसके बाद उन चावलों से कितना का नुकसान हुआ है सरकार को, वो खबर आप समझिए, उसके बाद आप सन्न रह जाएंगे। E20 का गणित, चावल से भी इथेनॉल बनता है। सरकारी कंपनी एफसीआई ने करीब 37 रुपये किलो के भाव पर चावल खरीदा और इथेनॉल बनाने वाले कंपनियों को 23 रुपये किलो के भाव पर बेचा। सोचिए, मतलब सरकार 37 रुपये खरीदती है और 23 रुपये किलो भाव बेच देती है। यह जानकारी राज्य सरकार ने राज्यसभा में दी है। इससे करीब 10,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। बात यही नहीं खत्म होती, सरकार ने खुद माना है कि तेल कंपनियां जिस भाव पर इथेनॉल खरीदी है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है। इस कारण E20 पेट्रोल सस्ता नहीं बेचा जा सकता। इथेनॉल बनाने के लिए एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है, पैसा भी टैक्स देने वाली जनता ही चुका रही है। तो सोचिए, इस तरह की खबरें जो हैं अब धीरे धीरे सामने आ रही है, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब खबरें रुक नहीं रही है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। जेनजी जिस देश के युवा हैं वो लगातार पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई पर सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध है? और क्या उसके लिए इन तमाम लोग जो आप देख रहे हैं इनको मारने का हक है? जो छात्रों को मारा जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस तरह के तमाम लोग जो गुंडागर्दी करते हैं उनकी आड़ में, उस पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि फाइनली ये बहुत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, और इससे नुकसान बीजेपी को होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि उनको टीवी अखबार भी नुकसान कर रहे हैं, वो उनको अंधेरे में डाल रहे हैं, जो समस्या है उसको नहीं दिखा रहे हैं, इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। आपकी क्या राय है? आप सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।